स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और शुरुआत करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर की। सबसे पहले बात बैसाखी की। बैसाखी के मौके पर पंजाब में सियासी मंच सजे। तलवंडी साबो में कांग्रेस की रैली में मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में भविष्य को सुधारना सरकार की प्राथमिकता है और अपना वायदा हर हाल में सरकार पूरा करेगी। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दावा किया कि अगले 3 महीने के अंदर पंजाब के विकास की रफ्तार शुरू हो जाएगी। पंजाब का खजाना खाली होने का हवाला देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री ने सूबे की जनता से 3 महीने का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि आपने अकाली दल को 10 साल दिए जो खजाना खाली करके चले गए, लेकिन कांग्रेस सरकार को 3 महीने देकर पंजाब के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने वादा किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। मैं साल नहीं कहना, मैं 2 साल नहीं कहना, सिर्फ 3 महीने वास्ते तुसी कांग्रेस पार्टी पे एतबार करिया जे। तुसी 3 महीने वास्ते तुसी कांग्रेस पार्टी पे सबर कर लिया जे, क्योंकि जिन्होंने तुसी इतू पहला 10 साल बिठाया सी वो खजाना चट करके चले गए। बड़े नाल वादा करके जावांगे कि जदों तक पंजाब के लोग खुश नहीं हो जाते उदों तक ना कैप्टन अमरिंदर सिंह टिक के चैन ना बैठणगे, ना कांग्रेस पार्टी टिक के चैन ना बैठेगी। तलवंडी साबो में बैसाखी के मौके पर कांग्रेस की सियासी कॉन्फ्रेंस में मनप्रीत सिंह बादल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की गैर मौजूदगी की वाजिब वजह का हवाला देकर उन्होंने संगत से माफी भी मांगी। दूजी बारी उत्थे पैर ते मोच आ गई और असी उन्हां नूं कहा कि जी तुसी इस पैर नूं जदों थल्ले लाउने हो ये सोजिश वधदी है, मैं थोड़ी जाके हाजरी लवा दूंगा, लाल सिंह जी थोड़ी हाजरी लवा देंगे, पर फिर भी संगत तो माफी भी मंगते हैं तो उन्हां दी हाजरी भी लवाने हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंबई दौरे के बाद अब राज्य में निवेश और विकास दोनों की संभावनाओं की उम्मीदें तेज हो गई है। तलवंडी साबो से जगतार सिंह, जी मीडिया। तलवंडी साबो की सियासी कॉन्फ्रेंस से मनप्रीत सिंह बादल ने दावा किया कि बजट के दौरान किसानों के कर्जे का हल कांग्रेस लेकर आएगी। मनप्रीत बादल का कहना है कि बेशक खजाना खाली हो लेकिन किसानों के कर्ज माफी का बंदोबस्त करके ही दम लेंगे। पंजाब की सरकार किसानों से किए कर्ज माफी के वादे को कब पूरा करेगी, इसका जवाब पंजाब के वित्त मंत्री ने तलवंडी साबो में आयोजित सियासी कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में हर हाल में किसानों से किए वायदे को अमली जामा पहनाया जाएगा। बेशक सूबे का खजाना खाली पड़ा है, इस पर अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने पलटवार किया। बजट आऊगा, इस बजट दे विच किसानां दे जिहड़े कर्जे एदा हल कांग्रेस पार्टी लेके आऊगी। कांग्रेस पार्टी लेके आऊगी, भावें खजाना खाली कर गया है और असी किसानां दे हितैषी हैं ते किसान वास्ते कुछ नहीं करके गए। हुण ढिड दे विच मरोड़ उठदे जो कैप्टन अमरिंदर साहब कहना कि मैं कर्जा किसान का माफ करूंगा। आई सरकार झूठ बोल के कि असी कर्जा माफ कर देंगे और पंजाब में वोटा लेके सरकार बना दी। मैं बेनती करांगा मुख्यमंत्री जी को जरूर कर्जा माफ करो और झूठ ना बोले। कर्जा किए ना तो धक्का नहीं तोड़े जाना। मनप्रीत बादल ने युवाओं को रोजगार देने के वादे पर भी खरा उतरने का दावा किया है। उन्होंने इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के हालिया मुंबई दौरे का जिक्र किया, जबकि सुखबीर बादल ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार 5 लाख नौकरियां दे देगी तो मान जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, असी अपने बच्चों लिए रोजगार दे मौके पैदा करांगे, असी रोजगार लेके आवांगे। तो ही बंबई जाके और 27 जेडे कारखानियां दे मालिक है उन्हां नाल मुलाकात, उन्हां नाल मीटिंगां करके आए हैं। फिर कहते जी घर नौकरी देवांगे, 2.5 लाख नौकरी असी दित्ती, जे 5,000 नौकरी
किसानों की कर्ज माफी की देरी को जिक्र करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि कांग्रेस सरकार बहाने बनाने का आरोप लगाया है। तलवंडी साबो से जगतार बुल्लर और कुलवीर धीमान के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। मनप्रीत सिंह बादल के मुताबिक पिछली अकाली सरकार में पंजाब को इतना लूटा जितना कि अंग्रेजों ने भी देश को नहीं लूटा था। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने एक बार फिर पंजाब का खजाना खाली होने के लिए पूर्व की अकाली सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। तलवंडी साबो में सियासी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पूर्व अकाली सरकार की कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रख दिया। मनप्रीत ने आरोप लगाया कि इतनी बुरी तरह तो अंग्रेज भी लूट कर नहीं गए थे जितनी बुरी तरह अकाली पंजाब के खजाने को लूट गए हैं। अंग्रेज ने भी एडी बेरहमी नाल पंजाब नूं ते हिंदुस्तान नूं नहीं लुटिया। किते मुगलों ने भी पंजाब नूं इन्नी बेरहमी नाल नहीं लुटिया, ना कि अकाली दल ने पंजाब नूं लुटिया। मनप्रीत बादल का दावा है कि पूर्व अकाली सरकार आने वाले साल की आमदन भी बैंकों के पास गिरवी रखकर चली गई, जिस पर सुखबीर बादल का कहना है कि अगर खजाना खाली था तो अकाली सरकार के कार्यकाल में विकास कैसे हुआ। अकाली दल ने पंजाब की आमदन जिहड़ी अगले साल चाहनी है वो भी बैंकों कोले गिरवी रख के लोन ले लिया, ते लोन जिहड़ा आप खा गए ते अपने वर्करां नूं खवा गए। हर साल कहते सी खजाना खाली करता सरकार ने, हर साल कहते खजाना खाली करता, तो उसी खजाने तो असी सड़कां पाईयां, असी उसे खाली खजाने तो गुरु घर सजाए। हालांकि मनप्रीत सिंह के दावों और आरोपों को सुखबीर बादल ने खारिज किया है। तलवंडी साबो से जगतार बुल्लर के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंबई दौरे को सफल बताया है। उनके मुताबिक पंजाब में जल्द ही बड़े निवेश किए जा सकते हैं। राणा गुरजीत सिंह का कहना है कि सूबे के बदले माहौल के कारण देश के बड़े उद्योगपति पंजाब में निवेश करने के इच्छुक हैं। पंजाब में निवेश, विकास और रोजगार के लिहाज से अच्छे दिन आने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के हालिया मुंबई दौरे से उत्साहित सूबे की सरकार के मंत्रियों के हौसले देखकर यही लगता है। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के दौरे को सफल करार दिया है। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों और बैंकर्स ने पंजाब में निवेश की इच्छा जताई है और कैप्टन के सत्ता संभालने के बाद सूबे में निवेश का माहौल बना है। वो गल है कि जिन्हें इंडस्ट्रीज नूं असीं मिले हैं उन्होंने अज विश्वास है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्य मंत्री पंजाब, उन्हां दे राज दे विच पंजाब ने तरक्की कीती सी। उन्हां दे राज दे विच इंडस्ट्रीयल माहौल पंजाब च बनिया सी ते हुण फिर वो बड़े एंथुसियास्टिक आ कि माहौल पंजाब दा ठीक होएगा। राणा गुरजीत सिंह के मुताबिक अंबानी ग्रुप सस्ती बिजली सप्लाई और डिफेंस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है, जबकि महिंद्रा ग्रुप कृषि सेक्टर में निवेश करना चाहता है। राणा गुरजीत सिंह ने दावा किया कि सरकार किसान और उद्योगों को सस्ती बिजली देने के वादे को जरूर पूरा करेगी। रिलायंस जिथे अनिल अंबानी जी अपनी पावर पंजाब नूं बड़े सस्ते दामां ते बेचना चाहुंदे आ, उत्थे डिफेंस दा इक्विपमेंट एमुनेशन बनाउण दी एक फैक्ट्री लाउणा चाहुंदे आ। महिंद्रा ग्रुप भी एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच और किसानी नाल रिलेटेड इंडस्ट्री ते ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। राणा गुरजीत सिंह का दावा है कि कैप्टन सरकार पर उद्योगपतियों ने भरोसा जताया है। कपूरथला से संदीप ओबरॉय के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। कैप्टन सरकार ने पूर्व की अकाली सरकार की ओर से बरगाड़ी कांड की जांच के लिए बनाए गए जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर दिया और इसे कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह सही फैसला करार दे रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट को रद्द किए जाने को कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सही ठहराया है।
बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और बहबल कला में सिख संगठन के रोष प्रदर्शन पर फायरिंग की जांच के लिए पूर्व सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह आयोग का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। लेकिन कैप्टन ने सत्ता संभालने के बाद इसे लागू करने के बजाय रद्द कर दिया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस फैसले को कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सही ठहराया। वही अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल का आरोप है कि मौजूदा दौर में भी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा है। देखो गल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डिलेड रिपोर्ट और नतीजा कुछ निकलिया नहीं, कवर अप करने की कोशिश की गई तो इहो जिहियां रिपोर्ट्स रद्द करनियां चाहिए। और साडी सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इन्हां गल्लां नूं गंभीरता नाल ले रहे हैं। दरअसल पूर्व अकाली सरकार के कार्यकाल में रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह ने रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन उसे लागू करने के बजाय अकाली सरकार ने उसे दबाए रखा। सुखबीर बादल का आरोप है कि पूर्व अकाली सरकार की छवि को बेअदबी का मामला उछालकर बदनाम किया गया। कपूरथला से कैमरामैन राजेंद्र के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन के अमृतसर आने पर सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। कैप्टन की दलील है कि सज्जन खालिस्तानी हमदर्द हैं। जस्टिन ट्रूडो के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन पहली बार भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर इस दौरे को अहम माना जा रहा है। हरजीत सिंह सज्जन का कद कनाडा की सियासत में काफी बड़ा है। रक्षा मंत्री से पहले सज्जन फौज में उच्च पद पर थे, लेकिन कनाडा के रक्षा मंत्री के दौरे से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरजीत सिंह सज्जन के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब हरजीत सिंह सज्जन अमृतसर आएंगे तो वो कनाडा के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। कैप्टन ने दलील दी है कि अपने पिता की तरह हरजीत सिंह सज्जन भी खालिस्तानी हमदर्द हैं, इसलिए वो उनको नहीं मिलना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि कनाडा की मौजूदा सरकार में 5 मंत्रियों के संबंध खालिस्तान समर्थकों के साथ हैं। कैप्टन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो वही लोग हैं जिन्होंने उनको कनाडा में बसते पंजाबी भाई बहनों से मिलने से रोका था, जबकि वो सिर्फ पंजाबियों को मिलने जा रहे थे, न कि कोई चुनाव प्रचार करने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि वो वही खालिस्तानी समर्थक मंत्री हैं जिन्होंने उनकी कनाडा फेरी नहीं होने दी थी, इसलिए सज्जन के साथ उनकी मुलाकात का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि कनाडा में दूसरे नंबर पर पंजाबी आबादी है और पंजाब की सियासत में होने वाली हर हलचल का असर कनाडा की सियासत पर भी नजर आता है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान के कनाडा की सियासत में क्या मायने हैं, इस पर नजर रहेगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा। राजौरी गार्डन सीट बीजेपी अकाली दल के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने जीती और आम आदमी पार्टी यहां न सिर्फ तीसरे नंबर पर रही बल्कि उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने राजौरी गार्डन की सीट 10,000 के वोट से जीती थी। इस बार आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर 10,000 के करीब वोट पड़े हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी को शानदार जीत मिली तो केजरीवाल के कैंडिडेट की जमानत ही जब्त हो गई। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर जीत के साथ बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली से केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी अकाली दल के संयुक्त उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने 14,652 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस दूसरे और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह को सिर्फ 10,224 वोट मिले। राजौरी गार्डन दोबारा जीतने के लिए केजरीवाल ने पूरा दम लगाया था। मायने स्पष्ट है, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। जो अरविंद केजरीवाल कहा करता था मैं लोगों से पूछूंगा, मैं लोगों से राय लूंगा, अब तो बिना मांगे लोगों ने राय दे दी है, जमानत जब्त करा दी है।
तो अब अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी छोड़नी चाहिए। पूरे देश की आप हिस्ट्री देख ले, जहाँ कोई रूलिंग पार्टी रूल कर रही है उस स्टेट में कभी बाई इलेक्शन होता है, रूलिंग पार्टी की कहीं जमानत जब्त नहीं होती। पर देश की जनता ने, खास करके पंजाब दिल्ली की जनता ने मैसेज दिया है कि वी डू नॉट वांट आम आदमी पार्टी इन दिल्ली और इन द नेशन। हमने काफ़ी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। तो अब कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे। बीजेपी ने कहा कि जनता की नजरों से कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में उसका ग्राफ भी ऊपर उठा है। मुझे पूरा विश्वास है यही रिजल्ट, ये दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन जितना अच्छा होना चाहिए था हम नहीं कर पाए, मैं इसको स्वीकार करता हूं, और कांग्रेस ने अपना ग्राफ बढ़ाया है। दिल्ली में राजौरी गार्डन सीट आम आदमी पार्टी विधायक जरेल सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी। राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी को 52, कांग्रेस को 33 और आप को सिर्फ 13% वोट मिले हैं। राजौरी गार्डन के नतीजों का असर दिल्ली में 23 अप्रैल को होने वाले एमसीडी चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। राजौरी गार्डन की सीट आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। जरनैल सिंह लंबी से कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़े थे। कैमरामैन राजेश के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट पर आम आदमी पार्टी की बड़ी हार के बाद सियासी पार्टियों ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। अकाली दल प्रधान ने आम आदमी पार्टी की खबर लेते हुए एमसीडी चुनावों में भी उनकी दुर्गति होने का दावा किया है। दिल्ली में अकाली बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत से अकाली दल गदगद है। सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल के सूरमा ने आम आदमी पार्टी को धूल चटा दी है। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी को पंजाब और दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि आम आदमी पार्टी की नीयत में ही खोट है। आम आदमी पार्टी ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੇਟਾ ਦੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਰੇਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ। राजौरी गार्डन सीट के उपचुनाव में जीत का असर आगामी एमसीडी के चुनाव पर भी पड़ेगा। सुखबीर बादल ने इसका दावा किया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना तय है। ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਮਸੀਡੀ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ खत्म हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी झूठ और खोटी नीयत की वजह से हारी है। तलवंडी साबो से कुलवीर दीवान के साथ मित्र जी मीडिया, चंडीगढ़। भोरंज उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और जीत को हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत बताया है। भोरंज उपचुनाव में जीत से उत्साहित हिमाचल बीजेपी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की है। हिमाचल में भोरंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दे दी है। ये 7वीं बार है जब बीजेपी ने भोरंज से जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार अनिल धीमान ने 8000 से ज्यादा वोटों के फर्क से कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला देवी को हराया है। इस जीत के बाद प्रदेश बीजेपी नेतृत्व गदगद है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता ने फैसला दिया है।
ऐसे में सीएम वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। हर फ्रंट पर असफल भ्रष्ट निकम्मी नालायक सरकार के खिलाफ फतवा हिमाचल के भोरंज के लोगों ने दिया है और ये सौभाग्य की बात है कि सबसे पहला परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देवभूमि से ही आया है। इनका बुरी तरह से हार हुई है। इनको नैतिक कोई अधिकार अब सत्ता में रहने का नहीं है। या तो मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दें या विधानसभा भंग करके चुनाव करवाए जाएं। भोरंज की जनता की जीत है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत का परिणाम है, माननीय धूमल जी का आशीर्वाद है और श्री ईश्वरदास जी के काम है। जो अधूरे काम है उनको पूरे करेंगे और नए कामों के बारे में चर्चा करेंगे, लोगों से मिल बैठ के बात करेंगे। धूमल ने दावा किया कि हिमाचल बीजेपी आगामी चुनाव में 60+ के अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी विधानसभा चुनाव में 68 में से 60 सीट जीतने का दावा ठोक दिया है। 60+ 60 से ज्यादा सीटें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्पष्ट भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भोरंज 8000 से, प्रदेश 60 से, यानी कि भोरंज को हमने 8000 मतों से जीता है और प्रदेश को 68 में से 60 सीटें जीतेंगे। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि वीरभद्र सिंह नहीं मानते हैं तो विधानसभा को भंग करके चुनाव करवाए जाने चाहिए। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए अमरिंदर सरकार नई ट्रांसफर नीति लेकर आई है और इस नई ट्रांसफर नीति पर लोगों की क्या राय है, मोहाली में जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह ने बात की। कैप्टन सरकार की तरफ से नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत 3 साल से पहले कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर नहीं करवा पाएगा। ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है ताकि जो भी कर्मचारी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इस पॉलिसी के बारे में जो मोहाली के लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी कितनी कारगर सिद्ध होगी, यह जानने के लिए हम मोहाली में पहुंचे हुए हैं 69 सेक्टर। सर, आपको क्या लगता है कि नई जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है ये कितनी कारगर सिद्ध होगी? मैं आपसे बता देना चाहता हूँ आपको इस संबंध में कि जो इस बार जो नई पॉलिसी बनी है, पॉलिसियाँ तो आए साल पहले भी सरकारें आती थी, लेकिन इस बार जो पॉलिसी बनाई है उन्होंने पब्लिक का विशेष ध्यान रखा गया है। हर एक का, विकलांगों का, रिटायर्ड का और दूसरे जो है कपल्स का। यहाँ पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसा होता था कि कोई भी काम अंदर खाते ही चलता रहता था, किसी को पता नहीं चलता था कि क्या करना है क्या नहीं। अब पारदर्शिता होने से ये फ़ायदा हो गया है कि जिसकी भी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी करवा सकेगा। जो सरहदी इलाका है उनकी तो पहले ही मुश्किलें बहुत हैं। जो उनकी समय सीमा 2 साल की तय की है ना, बहुत अच्छा किया। पहले ऐसी कभी भी पॉलिसी सरहदी इलाकों के लिए नहीं आई। ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। उसके बाद जो इनने टाइम फिक्स कर दिया है ना, ये तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि 1 महीने का समय है, उसके अंदर ही बदलियाँ होंगी। ये जो पॉलिसी है, पहले कभी ऐसी पॉलिसी नहीं आई। इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि ये बेटर है, बेटर सारी पॉलिसीज ये बेटर है। ऑनलाइन में भी बहुत बढ़िया बात की है उन्होंने, ताकि परेशानी नहीं होगी किसी को, सब स्पष्ट है। तो अच्छी लगी है ये पॉलिसी। तो यहाँ पर जो यही माना जा रहा है कि इस पॉलिसी को एक सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि इससे समय की भी बचत होगी और साथ ही साथ जो भी कर्मचारी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो 2 या 3 साल के बाद अपनी ट्रांसफ़र करवा सकता है और पारदर्शिता तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी ट्रांसफ़र करवा सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली। नई ट्रांसफर नीति पर कपूरथला में जी मीडिया संवाददाता संदीप ओबरॉय ने भी जनता से बात की। सबसे बड़ा फैसला जो किसी भी सरकार में बनती है वो होता है ट्रांसफ़र का। और ट्रांसफ़र जब नई सरकार बनती है तो बड़े स्तर पर अधिकारियों की ट्रांसफ़र होती है, जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक के कामों की उपेक्षा भी होती है। लेकिन पंजाब की नई सरकार ने नई ट्रांसफ़र नीति बनाने का ऐलान किया है और इस नीति में कई अहम फैसले लिए हैं। इन अहम फैसलों के ऊपर पंजाब के लोगों की क्या राय है, पंजाब की बात में जानेंगे। कपूरथला से आए कपूरथला के लोगों से नई ट्रांसफ़र नीति के बारे में उनकी तर्क और राय जानते हैं। नई
ट्रांसफर नीति पंजाब सरकार के लेके आएंगे उसमें एक अधिकारी को 3 साल तक एक ही जगह पर रखने के प्रावधान का ऐलान हो सकता है। क्या ऐसा करने से फर्क पड़ेगा? ये ट्रांसफ़र नीति कैप्टन सरकार की बहुत ही अच्छी नीति है। इससे आम पब्लिक को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा कि जो पहले काम 3 साल रहता था एक अधिकारी, तो वो खुलकर काम कर सकेगा। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, रिश्वतखोरी भी कम होगी। ये कैप्टन सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, जो ये 3 साल वाला फैसला है। अध्यापकों की ट्रांसफ़र नीति में सॉफ्टवेयर नीति आ रही है, सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र होंगी, इससे क्या फ़ायदा होगा? अध्यापकों की जो सॉफ्टवेयर नीति आ रही है उससे शिक्षकों का भी फायदा होगा, अध्यापकों का भी फायदा होगा, एक टाइम की बचत होगी। अध्यापकों को जो दूर जाना पड़ता था 70 किलोमीटर, वो नज़दीक रहेंगे, शिक्षकों को पढ़ाएंगे। अच्छा पंजाब का मुख बनेगा, जो पंजाब का बिगड़ा हुआ ढांचा भी सही हो जाएगा। ये कैप्टन सरकार की तरफ से बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि हर एक आदमी को जो भी बॉर्डर एरिया में काम कर रहा है उसे 2 साल वहाँ काम करना पड़ेगा और उसकी बदली नहीं होगी 2 सालों में। ये बहुत अच्छा फैसला है उनकी तरफ से। पहले सारा साल ट्रांसफर्स का दौर चलता था, सरकार कह रही है कि मई महीना उन्होंने निश्चित करने जा रहे हैं कि जो भी ट्रांसफर्स होंगी वो मई महीने में होंगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो मई महीने में ट्रांसफ़र होगी ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि पहले हर साल में महीने बाद होती थी ट्रांसफ़र, तो टाइम बहुत लगता था, टाइम वेस्ट बहुत होता था। अब जो कि है एक ही महीने में हो जाएगी साल में ट्रांसफ़र, तो इससे टाइम की बहुत बचत होगी और सरकारी अफसरों के लिए बहुत अच्छा है। पंजाब सरकार की नई ट्रांसफ़र नीति से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और आम लोग ये चाहते हैं कि ये नीति लागू हो, जिससे आम लोगों को ट्रांसफ़र के कारण बार बार उनके जो काम थे टल जाते थे, रुक जाते थे, वो बंद हो जाएंगे। और अगर ये नीति ठोस रूप में लागू हुई तो लोगों का मानना है कि आम पब्लिक के काम रूटीन में ही सही ढंग से हो जाया करेंगे और प्रदेश में बिगड़ी हुई प्रशासनिक ढांचा एक बार फिर से नए सिरे से गठित हो जाएगा। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। साल 1919 में आज ही के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उन्हीं लोगों की शहादत को याद करने के लिए कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू समेत बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग के आदेश दे दिए थे और इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जलियांवाला बाग गोलीकांड के शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे। शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सूबे के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी जलियांवाला बाग में शहीदों के स्मारक पर पहुंचकर शहीदी लाट पर श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने बताया कि वही कौम आगे बढ़ती है जो शहीदों को याद रखती है। सिद्धू ने कहा कि युवा पीढ़ी को शहीदों के इतिहास से रूबरू कराना चाहिए ताकि उनकी कुर्बानी और बलिदान से सीख लेकर युवा देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜ ਬੋ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਕੇ ਚਮਨ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ। 1919 के दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 के दिन जनरल डायर की हत्या करके लिया था। जलियांवाले बाग में आयोजित रोष रैली में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जलियांवाले बाग में चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ नितिका महेश, BC मीडिया।
पंजाब सरकार अवैध माइनिंग को लेकर बेहद सख्त कदम उठा रही है, लेकिन इसका खामियाजा अवैध क्रैशर मालिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। क्रैशर मालिकों के पास रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। पठानकोट में 250 से ज्यादा क्रैशर बंद हो चुके हैं और बाकी के क्रैशर बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि क्रैशर मालिकों के पास रेत, बजरी और बाकी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है। प्रशासन द्वारा रोज 8 से 10 टीम बनाकर क्रैशर मालिकों के पास जमा स्टॉक की चेकिंग की जा रही है। सरकार तो कहती है कि ਅਸੀਂ पॉलिसी नवी बना रहे हैं, पर पता नहीं कब तक पॉलिसी बनती। चाहिए तो सरकार को ये कि पहले नवी पॉलिसी बना लेंदी, फिर जितना काम चलता से उतना चलन देते, फिर अपनी नवी पॉलिसी अडॉप्ट कर लेंदी। जिन्ने क्रैशर वाले अपना काम कर रहे थे उन्होंने तो अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी, और ਅਸੀਂ समझते सां कि सरकार आएगी तो क्रैशर या रेता वगैरह सानू सस्ती मिलेगी। वो तो उल्ट काम हो गया, इन्होंने माइनिंग तो बंद कर दी, पर माइनिंग का अगर सोर्स की रखा। गौरतलब है कि अधिकारियों के पास सरकार की ओर से कुछ हिदायतें भी आई हैं। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। हरियाणा में रोडवेज यूनियंस की हड़ताल खत्म हो गई है। रोडवेज यूनियंस की सभी 7 यूनिट्स की परिवहन मंत्री कृष्ण पवार से बातचीत सफल रही और सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की सारी मांगें मान ली। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की जो बैठक है, आज वो सरकार के साथ मैराथन मीटिंग का दौर रहा है, जिसके बाद हरियाणा रोडवेज कर्मचारी ने अपनी जो स्ट्राइक है वापस कर लिया। आपको बता दें कि लगातार पिछले 4 दिनों से हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं, उन्होंने चक्का जाम कर रखा था, जिससे पूरे प्रदेश भर में जो मुसाफिर है, जो आमजन है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि जो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी हैं, उन्होंने जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लेकर लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत प्राइवेट जो लाइसेंस है वो दिए जाएंगे, जिसको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज उनकी सुबह से जो बातचीत है वो सरकार के साथ रही है, जिसमें जो हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार शामिल हुए और इस मीटिंग के बाद जो नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसको रद्द कर दिया गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हमने 2016-17 की एक परिवहन नीति बनाई थी, उसमें 844 परमिट दिए गए थे, 273 रूट पर 1678 अलग से नई एप्लीकेशनें आई थी। तो हमने इस बैठक में सरकार की तरफ से तय किया है कि हम जो 2016-17 की जो स्कीम है उसको हम विथड्रा करेंगे, और सरकार ने हमारी बात को मानते हुए उस पॉलिसी को विथड्रा करके 20 तारीख को एफिडेविट देने की बात कही गई है और पॉलिसी वापस ले ली गई है। हमारी मांग पूरी हो गई है, इसलिए हम हड़ताल खोलने का ऐलान करते हैं। जो 120 कर्मचारी है जिनको निलंबित कर दिया गया था, उन कर्मचारियों को भी बहाल कर दिया गया है। तो निश्चित तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले 4 दिनों से प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी है वो स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो उसके बाद से अब आम जन को जरूर राहत भरी सांस मिलेगी। कैमरा पर्सन तस्वीर के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। एसवाईएल के मुद्दे पर पीएम की ओर से 20 अप्रैल को बुलाई गई बैठक का कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने भी स्वागत किया है। सैनी का कहना है कि संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना चाहिए। एसवाईएल नहर के मुद्दे को हल करने की दिशा में केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर सांसद राजकुमार सैनी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने एसवाईएल विवाद को सुलझाने की दिशा में केंद्र की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर हाल में लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अंतिम और फाइनल होते हैं, अगर उनको भी तरजीह और उनको भी लागू नहीं किया जाता तो फिर सरकार सेंटर स्टेट में दोनों जगह हमारी थी अब तक। और अब अगर कांग्रेस ने इस प्रकार की क्वाइल स्टार्ट कर रखी है कि हरियाणा के हिस्से को हम नहीं देना चाहते, तो मुझे लगता है देश टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा ना हो जाए। इसलिए हम सभी को इस संघीय ढांचे को बचा करके एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, इसकी खातिर इनेलो कार्यकर्ता जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए हैं।
जबकि इनेलो के इस प्रदर्शन को राजकुमार सैनी ने नौटंकी करार दिया है। ना इसको आज SYL से कुछ लेना है और ना ही इसे कल SYL से कुछ लेना था। इसकी अपनी दुकान किसी तरह बची रहे, उसको लेकर के नौटंकी सिर्फ जंतर मंत्र पर लोगों को दिखाने और रिझाने और उनको रोके रखने के लिए चल रही है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने दो टूक कहा कि इनेलो अपनी साख बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इनेलो का SYL नहर से कोई लेना देना नहीं है। कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला, जी मीडिया। रोहतक पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के मामले में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दो टूक कहा कि बिजली चोरी के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और बीजेपी का कोई भी विधायक इसमें दखलबाजी नहीं देगा। बिजली चोरी के खिलाफ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के मामले में राजनीतिक दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बृहस्पतिवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल रोहतक में थे। पीयूष गोयल ने कहा कि बीजेपी का एक भी MLA बिजली चोरी के मामले में दखलंदाजी नहीं देगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी चेताया कि अगर अधिकारी नई व्यवस्था के तहत काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक भी MLA इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और अधिकारियों को पूरा अधिकार दिया गया कि वो लाइन लॉसेस ना होने दें। अभी भी ये ऑफर है, जो अधिकारी ईमानदार भाजपा की जो व्यवस्था है उसके साथ नहीं जुड़ सकते, उसको पूरी छूट है कि वो जल्द से जल्द इस व्यवस्था से निकल जाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक ऊर्जा मित्र ऐप पर हरियाणा के 58 लाख बिजली उपभोक्ताओं का डाटा डाला जाएगा और ऊर्जा मित्र ऐप पर बिजली के कटों की जानकारी भी मिलेगी। ऊर्जा मित्र में अब हरियाणा के भी डिस्कॉम का डेटा आना शुरू होने लग गया है। आस्ते आस्ते यहाँ के 58 लाख जो कंज्यूमर्स हैं, इनका डेटा पूरा ऊर्जा मित्र पे डाला जाएगा और वो भी निर्देश मैंने आज दिया है अधिकारियों को कि सब कंज्यूमर्स को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाए। जिस स्मार्ट मीटर से सीधा उसकी जानकारी कंप्यूटर में आएगी, आधार और मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा। पीयूष गोयल के मुताबिक हरियाणा में बिजली सरप्लस है। अगर उपभोक्ता ईमानदारी से बिल अदा करे तो 24 घंटे बिजली मिल सकती है। राष्ट्रीय जी मीडिया, रोहतक। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती हिसार पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा में पानी की कमी को दूर करने के लिए लखवार बांध परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है कि SYL मसले पर केंद्र नजर बनाए हुए है। SYL का मुद्दा कोर्ट में होने के चलते हिसार पहुंची केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जरूर कहा कि उनका मंत्रालय इस मामले पर नजर बनाए हुए है और कानून के अनुसार ही उनका मंत्रालय काम करेगा। हमारे मंत्रालय का प्रयास रहेगा कि कानून की परिधि में हम जितना समाधान कर सकते हैं मैं पूरे समय करूँ। मैं बहुत अलर्ट हूँ, हमारा पूरा मंत्रालय इस पूरे विवाद को लेकर अलर्ट है। हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी हरियाणा को SYL का पानी अभी तक नहीं मिल सका है, लेकिन उत्तराखंड के लखवार बांध से पानी मिलने की संभावना तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को नया वीडियो सामने आया है। आतंकवादी गुट बीते कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के लिए आतंकियों के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। घाटी में श्रीनगर सीट पर 9 अप्रैल को हुए उपचुनाव में हिंसा के बाद आतंकियों का एक ताजा ग्रुप वीडियो सामने आया है। इसमें पाकिस्तान का भी एक शख्स शामिल बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी एक साथ देखे गए हैं। 18 आतंकवादियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहे आतंकी प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। वीडियो में सभी आतंकी दक्षिण कश्मीर के एक सेब के बागीचे में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवा आतंकी बिना मास्क के है और उन्होंने हथियार ले रखे हैं। सरकार ने फिर कहा है कि कुलभूषण के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के समर्थन में जहां देश में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आपको बता दें, पवई में जहां कुलभूषण जाधव का परिवार रहता है, वहां उनके घर के बाहर लोग ह्यूमन चैन बनाकर खड़े हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के समर्थन में
देश भर में पाकिस्तान का विरोध और कुलभूषण की रिहाई की मांग जोर पकड़ रही है। मुंबई में कुलभूषण जाधव के घर के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया तो पवई इलाके में लोगों ने काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताया। वहीं कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और कुलभूषण की रिहाई की मांग उठाई। मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उधर केंद्र सरकार ने संसद में बहस के दौरान कुलभूषण की रिहाई के लिए हर संभव कदम उठाए जाने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के यहियागंज स्थित गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे पहुंचे और सभी को वैसाखी की बधाई दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिख परंपरा को आगे बढ़ाने में यूपी सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ की हैं। बैसाखी के खास पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के यहियागंज स्थित गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु के दर पर मत्था टेका। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे में बैठकर पाठ सुना, बैसाखी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। आप सबको मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर कोटि-कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बैसाखी के पर्व की मान्यता बताई, गुरु तेग बहादुर जी के त्याग और बलिदान को याद किया। सीएम ने गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी को देश के लिए समर्पित बताया। सीएम ने कहा कि सिख धर्म त्याग और सेवा का संदेश देता है और हमें उन संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें, इस पर काम करना चाहिए। हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत हुआ। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे लगे और सीएम ने भरोसा दिया कि सिख धर्म की परंपरा को आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश की सरकार सदैव तत्पर रहेगी। बैसाखी के पर्व पर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान और त्याग को याद किया। वहीं अमृतसर में भी बैसाखी के मौके पर श्री हरिमंदिर साहिब में संगतों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। खालसा खालिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ शुद्ध, पावन और पवित्र होता है। वैसाखी पर्व का उत्तर भारत में भौगोलिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने साल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना का लक्ष्य लोगों को मुगल शासकों के अत्याचार से मुक्त कराकर उनके जीवन को खुशहाल बनाना था, जिसके बाद से हर साल वैसाखी पर्व पर सिख संगत श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होती है। इस पर्व की शुरुआत के साथ पंजाब हरियाणा में फसल की कटाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार भी लाखों की तादाद में सिख श्रद्धालु सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब पहुँचे, जहाँ उन्होंने मत्था टेक कर पवित्र सरोवर में स्नान किया और गुरु का आशीर्वाद हासिल किया। दिन भर गुरु गोविंद सिंह जी और पंच प्यारों के सम्मान में शब्द और कीर्तन का सिलसिला जारी रहा। विसाखी का त्यौहार तो साडे वास्ते खास एक त्यौहार है, जिहड़ा कि जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ स्नान पानी करके अपने वाढी कर दिया ने। खालसा पंथ की स्थापना का मुख्य लक्ष्य लोगों को मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके जीवन को आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर श्रेष्ठ बनाना था। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। मोहाली में भी बैसाखी के रंग देखने को मिले। किस तरह से बैसाखी के त्योहार को मना रहे हो आज, और कितनी खुशी है आज के दिन की आपको? ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੀ ਐਤਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈ ਬਾਰੀ ਵਾਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਯਾਰੀ, ਕਿ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਚ ਮੜਾ ਦੂੰ ਸਾਰੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बैसाखी के त्योहार पर आज के दिन पूरे पंजाब
महत्व मानते हैं आप बैसाखी के त्यौहार का? सत श्री अकाल जी। सब तो पहला मैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल चैनल का तहे दिलों स्वागत करदा। ये टीम पिंड ढेल पर पहुँचे हैं तो मैं मानता जी, देखो जी लोगों का कहना है कि ऐतकी पंजाब विच फसल बहुत वधिया हुई है जी, बहुत वधिया झाड़ दे रहा जी, तो नुकसान भी घट है जी बारिश करके जी। बारिश भी ऐतकी कोई ज़्यादा नहीं हुई जी, हवा नेरी का जी। तो मैं मानता जी कि जिहड़ा पंजाब दा बैसाखी का त्यौहार है जी, ये पंजाब का लोक सभ्यता जो पंजाबी सभ्यता है, सभ्याचारक मेला लोक गीत अपने पंजाबियों ने इन्हूं इंटरनेशनल तक ले गए, वो अज भी किते पंजाब च जिउंदा है जी। बिल्कुल, बैसाखी का त्यौहार पंजाब में सबसे बड़ा त्यौहार है, सिखों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और पूरे पंजाब के हर गांव में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यमुनानगर और लुधियाना में भी बैसाखी के रंग देखने को मिले। पंजाब के साथ हरियाणा में भी बैसाखी के पर्व की धूम देखने को मिली। इस मौके पर लोगों ने देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। खेतों में ढोल नगाड़ों की थाप पर भांगड़ा करते ये वो लोग हैं जो बैसाखी के रंग में डूबे हुए हैं। इन तस्वीरों में बैसाखी की रौनक देखते ही बन रही है। लोगों के चेहरे पर खुशी है और हर कोई रंग बिरंगी वेशभूषा में बैसाखी का पर्व मनाता नजर आ रहा है। दरअसल बैसाखी का त्योहार समृद्धि और खुशियों का त्योहार माना जाता है। दुनिया में वसते सारे पंजाबियों जिन्ने भी किसान भरा ने मेरे सारे बैसाखी दी ढेर सारियां मुबारकां। सब मेरे वालों जी बहुत बहुत मुबारकां बैसाखी दी। वाहिगुरू करे सारे चढ़दी कला च रहन। हाँ जी, बैसाखी दे इस शुभ अवसर ते देश विदेश वसते पंजाबियों नूं बहुत बहुत मुबारकां मेरे वालों। हरियाणा के यमुनानगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल ये त्योहार किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि इस वक्त गेहूं की फसल पक जाती है और फिर इसकी कटाई शुरू हो जाती है। किसान को इस बार लहराती गेहूं की सुनहरी फसल को देखकर गदगद दिखाई दे रहा है। नंगल के पास मौजूद भरमोती, जिसे मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है, बैसाखी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी पहुंचे। ऐसी धारणा है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हर साल की तरह इस बार भी सूरज की पहली किरण के साथ ही सतलुज दरिया के किनारे मौजूद इस प्राचीन मंदिर में बैसाखी मेले की शुरुआत हुई और फिर श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया। नंगल के इस प्राचीन भरमौती मंदिर को लेकर काफी मान्यताएं हैं। लोगों की आस्था है कि बैसाखी के दिन भरमौती मंदिर की पौड़ी पर स्नान करने से पुण्य मिलता है। इस जगह की बहुत ज्यादा महानता है और काफी लोग मतलब दूर दूर तो इत्थे नहाने वास्ते आते हैं ते आपां हर साल आईदा और जो भी मंगया अज तक पूरा होया, इस करके असीं इस स्थान नूं बहुत ज्यादा महत्व दिंदे। सतलुज दरिया के दोनों तरफ लगने वाले इस बैसाखी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। लगातार बढ़ते पारे की वजह से मैदान तपने लगे हैं। हिसार में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि गुरुग्राम का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। वहीं हिसार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर पंजाब के अमृतसर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि लुधियाना और पटियाला में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं बठिंडा का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल के मनाली में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शिमला में 22 और धर्मशाला में 26 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अधिकतम पारा 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ी राज्यों के बड़े शहरों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। अक्सर ठंडे रहने वाले शहरों में भी गर्मी अपनी पकड़ मजबूत करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मंजूर पठान, जी मीडिया।